तो मीजो मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति इसका जो बिहेवियर है वो भी क्या होता है, इनएक्टिव, कि कोई बिहेवियर ये शो नहीं करता। अब ये किस वजह से होता है, वहां पर तो आपने देखा था मीजो मिक्सचर में कि दोनों की इक्वल क्वांटिटी हमारे पास में प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से वो लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता था, और ओवरऑल रिजल्ट जो हमारे पास आता था वो आता था कि स्पेसिफिक रोटेशन जीरो उसकी रहती थी, तो हम बोल देते थे कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। लेकिन मीजो कंपाउंड में क्या होता है, मीजो कंपाउंड में एक डिफरेंट चीज होती है, वो क्या होती है, वो ये होती है कि इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन नहीं होता, इसमें इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिवनेस आती है। अब आप बोलोगे कि साहब ये इंटरनल कंपनसेशन कैसे होती है, तो इंटरनल कंपनसेशन वो ऐसे होती है क्योंकि आपको पता है कि टार्टरिक एसिड जो है वो ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो कायरल सेंटर है। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कायरल सेंटर कितने हैं इसमें, दो, एक कार्बन तो ये वाला है और एक कार्बन ये वाला है, ये दो कायरल सेंटर है। तो हमने इसको क्या किया, दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं। अब देखो यहाँ ये जो कंपाउंड है इससे ऊपर वाला ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है ये लाइट के प्रति व्यवहार जो रखता है, और ये जो कार्बन है इसकी वजह से लाइट के प्रति जो व्यवहार है वो, तो ये दोनों व्यवहार क्या है, अलग अलग है। अगर ये जो सेक्शन है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला सेक्शन अगर इसको प्लस डायरेक्शन में घुमाता है, तो ये नीचे वाला सेक्शन उस लाइट को निगेटिव डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। तो आधा कंपाउंड तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो गया, और आधा कंपाउंड कैसा हो गया, लेवोरोटेटरी हो गया। तो आधा कंपाउंड तो घुमा रहा है उसको राइट डायरेक्शन में, और आधा कंपाउंड घुमा रहा है उसको लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ओवरऑल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, जीरो, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, वो किसी टाइप का कोई स्पेसिफिक रोटेशन शो नहीं करेगा, और खुद की अंदर की वजह से, खुद की जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसे बोलेंगे कि इंटरनल कंपनसेशन की वजह से इसमें ये ऑप्टिकल इनएक्टिवनेस आई है। अब ये किन कंपाउंड्स में हो सकती है, ये उन कंपाउंड्स में हो सकती है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। कल हमने सिमेट्री एलिमेंट्स की बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हुआ तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, बताया था कल। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हुआ तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और सिमेट्री एलिमेंट अगर सब के सब एब्सेंट हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक बात है। तो यहां पर देखो कि हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। ये हमने लाइन यहाँ ड्रॉ की है, और हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये हम ड्रॉ करके हम देख सकते हैं कि ये वाला भाग और ऊपर वाला भाग दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, एक जैसे हैं। आधे आधे दो भागों में हमने इस प्लेन से इसको पास करके और दो भागों में बांट सकते हैं, मतलब कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से इसका जो अपर पार्ट है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और जो लोअर पार्ट है वो लेवोरोटेटरी है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल रिजल्ट जो हमारे पास में देखने को मिलता है वो आता है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो मीजो फॉर्म्स जो हैं और रेसिमिक फॉर्म जो है वो आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ी देर पहले कुछ कह रहा था, आपने पता नहीं उसको ध्यान दिया या नहीं दिया, वैसे मेरी भाषा पर आप बहुत ज्यादा ध्यान देते नहीं हो। मैं आपको कह रहा था कि रेसिमिक फॉर्म, रेसिमिक मिक्सचर, मीजो फॉर्म, मीजो मिक्सचर, ऐसा कुछ मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन रेसिमिक फॉर्म कभी नहीं बोलेंगे। रेसिमिक होता है हमेशा मिक्सचर, रेसिमिक के साथ में हमेशा क्या लगाओगे, मिक्सचर, बिकॉज वो दो अलग अलग कंपाउंड को आपस में मिलाने के बाद बना है, और दो चीजों को या दो से ज्यादा अधिक चीजों को मिलाकर के अगर किसी चीज को बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। और अगर वो अकेला है और उसकी जो व्यवहार है, नेचर है, वो अगर चेंज है तो वो होती है उसकी फॉर्म, उसका रूप। ठीक है, तो मीजो के साथ में हमेशा आप यूज करोगे फॉर्म, तो मीजो फॉर्म होती है और रेसिमिक क्या होती है, मिक्सचर। ठीक है, क्लियर है? तो आपको दोनों समझ में आ गया कि रेसिमिक फॉर्म और मीजो मिक्सचर किस तरीके से काम करते हैं और क्या होते हैं। तो आगे के इस एग्जांपल में भी आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये जो कंपाउंड है और इसमें हम इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें यहाँ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों क्या हो जाते हैं,
डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, मतलब अलग अलग तरीके से लाइट के प्रति व्यवहार करने लगते हैं, और टोटल इंटरनल कंपनसेशन की वजह से जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस ऊपर वाले कंपाउंड में भी बात करें तो ये भी आइडेंटिकल कंपाउंड्स है, यहाँ पर भी इसमें हम यहाँ पर एक प्लेन पास करके, जैसे हम प्लेन पास करके और इसमें बता सकते हैं कि ये मीसोफॉर्म बना है। ठीक बात है, क्लियर, आगे समझ में? ओके, अभी नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वॉल्डन इन्वर्जन की। अब वॉल्डन इन्वर्जन क्या है? वॉल्डन इन्वर्जन क्या है? वॉल्डन इन्वर्जन होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बात कर रहा था कि जो बॉन्ड्स थे वो बदल गए थे। एपीमर्स जब हमने पढ़े थे तो एपीमर में हमने देखा था कि एक कार्बन ऐसा था जिसमें जो सीक्वेंस था हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जोड़ने का वो चेंज हो गया। ठीक है ना? तो वॉल्डन इन्वर्जन में क्या होता है कि जब हम एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, एक आइसोमेरिक फॉर्म जो ऑप्टिकल आइसोमेरिक फॉर्म है उसको हम जब चेंज करेंगे, मतलब आप ये कहो कि हम जो हमारी डी फॉर्म है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है, उस डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म को अगर हम लेवो रोटेटरी फॉर्म में अगर हम चेंज करते हैं या रिप्लेसमेंट किसी ग्रुप का वहां पर अगर हम करते हैं और उसकी जो स्थिति है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाए, इन्वर्ट हो जाए। हाँ, चेंज तो हो जाए लेकिन कैसी हो जाए, इन्वर्ट हो जाए, मतलब डी वाला जो है वो एल में कन्वर्ट हो जाए और एल वाला जो है वो डी में कन्वर्ट हो जाए। डी में, ठीक है? तो या तो हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी को लेवो रोटेटरी में कन्वर्ट कर दें या हम लेवो रोटेटरी को डेक्स्ट्रो रोटेटरी में कन्वर्ट कर दें, तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे इन्वर्जन। क्योंकि आपको पता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो होता है जो राइट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, और लेवो रोटेटरी वो होता है जो लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाता है लाइट को। ठीक बात है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि दोनों में क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, इंटरचेंज हो रहे हैं दोनों आपस में। ठीक है, तो वॉल्डन ने सबसे पहले इसको स्टडी किया और बताया कि कुछ कम जब हम डी और एल फॉर्म को जब कन्वर्ट करते हैं, रिप्लेसमेंट वहां पर जब होता है, कोई रिएक्शन वहां पर जब हम करते हैं और कोई आकर के अटैक करता है, तो कुछ रिएक्शंस तो ऐसी होती है जिसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्जन उसमें हो जाता है या इन्वर्ट हो जाता है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट ना होकर के एज इट इज सेम रहता है। तो जहां पर इन्वर्ट हो जाता है उस वाली रिएक्शन को तो हम बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, और जहां पर वो सेम रहेगी उसे हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बात समझ में आई? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉन्फ़िगरेशन अगर इन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, बदल जाए, तब तो हम, जैसे वो डी फॉर्म को हम एक रिएक्शन कर रहे थे एक कंपाउंड को, और उसके साथ में हमने किसी कंपाउंड के साथ में उसकी रिएक्शन कराई, और जब वो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आया तो पहले भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी था और बाद में जो प्रोडक्ट था वो लेवो रोटेटरी हो गया, तो उसे हम बोलेंगे इन्वर्जन। लेकिन अगर हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड लिया, उसकी हमने रिएक्शन कराई और प्रोडक्ट जो बना वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी बना, तो ये क्या हुआ, ये हुआ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक ही कॉन्फ़िगरेशन के। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर दो टर्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक तो रिटेंशन ऑन कॉन्फ़िगरेशन और एक हम पढ़ेंगे वॉल्डन इन्वर्जन। अभी पहले बात करते हैं हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है या उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन है, मान लो दिखाता हूं मैं आपको, ये लाइन किसने की हुई है? विनीता। विनीता मैडम, स्क्रीन पर कम हाथ पाथ चलाओ। जैसे मान लो कि ये हमारे पास में एक कंपाउंड है बेटा, ये CH3 और ये हमने यहाँ पर ब्रोमीन। अब हमें इसकी रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आकर के अटैक करता है। यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब हो गया कि वो न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम इस मतलब ब्रोमो एल्केन के ऊपर करवाएंगे या ब्रोमो मीथेन के ऊपर करवाते हैं। जब हम करवाएंगे तो यहाँ ये बैक साइड से अटैक होगा, और बैक साइड से अटैक होने के बाद ये रिएक्शन किस तरीके से जाएगी कि ये तो यहाँ से ये तो इसके साथ में कंबाइन होना शुरू कर देगा और ये रिमूव होना शुरू कर देगा।
तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो तो इससे जुड़ना चाह रहा है और ब्रोमीन जो ग्रुप है वो इससे निकलना चाह रहा है। ठीक है, सो ये तो है डिसोसिएशन यहां पर, और ये है यहां पर एसोसिएशन। तो ये बैकवर्ड अटैक हुआ। अगले प्रोसेस में क्या होगा, अब ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट आप समझते ही हो, ऐसी स्थिति जिसमें बॉन्ड्स हैं वो एक तरफ टूट रहे हैं एक तरफ बन रहे हैं, बट वो प्रॉपर वो नहीं है और इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो ट्रांजिशन स्टेट में। अब थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरी तरह से ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये पूरी तरह से इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा और ब्रोमीन जो है वो निकल जाएगा। ब्रोमीन क्या होगा, निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको मिटाना चाहिए मुझे, एक सेकेंड। और ये आपका ये आ गया, ठीक बात है। तो इस समय क्या हुआ, इस समय तो आप देखोगे कि ब्रोमीन किस डायरेक्शन में थी, राइट डायरेक्शन में, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रुप हमने राइट डायरेक्शन से रिमूव किया है और आने वाला ग्रुप जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जुड़ा है, मतलब कि इन्वर्ट हो गया। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वॉल्डन इन्वर्जन। जैसे कि इसको हम बोलते हैं, जैसे अम्ब्रेला जो है, अब आपका छाता जब आप खोलते हो तो वो इस तरीके से खुलता है, लेकिन जब हवा चलती है तो क्या हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है ना। तो वो एक्चुअली ये इन्वर्जन उसी तरीके से है। जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो आपकी डंडी है पकड़ने वाली, उस समय उसकी तरफ जो कर्व था वो उसके अंदर की तरफ था, बाद में जब वो हवा चलने पर उल्टा हो जाता है तब जो छोटा वाला पार्ट है उस तरफ हो जाता है, वो आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तो बड़ी वाली जो पकड़ने वाली जो आपकी स्टिक थी वो तो ऊपर हो गई, और छोटी वाली जो छोटी सी स्टिक थी उसको पकड़ रखा है हम। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्चुअली इन्वर्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो ऐसा ही हमने यहाँ पर देखा है। तो ये यहाँ थोड़ा सा आप देखोगे, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस के अटैक ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है इस वाली डायरेक्शन से, और ब्रोमीन यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। और अगले स्टेप में आप देखोगे ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पर आकर के जुड़ जाएगा। तो ये इन्वर्ट हो गया, ब्रोमीन की सेम जगह पर नहीं आया। ऐसा नहीं है कि वो उस कुर्सी से हटा और वहां पर आकर के हाइड्रोक्सिल जुड़ गया, तब तो हो जाता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन वो उसके पीछे से जुड़ा है, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो गया है। तो इस वजह से हम इसे बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। और अगर ऐसा स्थिति होती कि हमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ ये जो होता है वो ऐसे बनाता है। सबसे पहले तो ये ब्रोमीन निकल जाता, ये यहाँ से रिमूव हो जाता, और यहाँ पर ये CH3+ बचता। अब इस CH3+ के ऊपर OH- जो है वो अटैक करता, और ये CH3 और OH ये आकर के जुड़ जाता। तो जहां पर पहले ब्रोमीन जुड़ा हुआ था उस जगह पर ही आकर के क्या जुड़ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके जुड़ गया। तो ये वाली स्थिति जो होती उसे हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो पहले कॉन्फ़िगरेशन था वही कॉन्फ़िगरेशन अब है। जो लीविंग ग्रुप है, जो यहाँ से हटने वाला जो ग्रुप है, उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आकर के अब जुड़ गया है। ठीक है, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्जन ऑफ जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको समझ में आ गया सभी को? यस सर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा आज का रहेगा वो रहेगा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि हमने एक रेसिमिक मिक्सचर बनाया जिसमें 50-50
परसेंट दो जो हमारे आइसोमर्स है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी, उनकी मिक्सचर हमने कर ली थी और एक रेसिमिक फॉर्म में उसको या रेसिमिक मिक्सचर में उसको कन्वर्ट कर लिया था। बेटा जब आपके पास में कोई रेसिमिक मिक्सचर होता है या रेसिमिक मिक्सचर नहीं भी हो, मान लीजिए कि कोई 50% का ना हो करके कोई 40% 60% का हो सकता है, कोई 30% 70% का हो सकता है, या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है जिसमें असमान जो रेशो है वो उस मिक्सचर में प्रेजेंट हो सकता है। अगर इस मिक्सचर में से अगर आपको डेक्स्ट्रोरोटेटरी पार्ट अलग करना हो और लेवोरोटेटरी पार्ट अलग करना हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो एक टाइप का ये क्या है, सेपरेशन मेथड है, सेपरेट करना, किसी चीज को अलग अलग करना। जैसे कि अगर आपको मैं मिक्सचर नमकीन दे दूं और बोलूं कि देखो इसमें से जो अलग अलग टाइप के जो इसमें चीजें है ना, कि भाई मूंगफलियां अलग कर लो, सेब अलग कर लो, जो चने की दाल वाली नमकीन है वो अलग कर लो, तो वो आप क्या करोगे, एक एक करके छांटोगे, उनमें से सेपरेट करोगे। तो मिक्सचर में से अलग अलग जितनी चीजों का वो मिक्सचर है उसको आपने सेपरेट करना है। तो उस प्रोसेस को, इस सेपरेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन इसलिए यहाँ पर टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये हम किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्टिकली जो कंपाउंड है, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है हमारे, उनके मिक्सचर से हमें उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो आइसोमर्स हैं उनको सेपरेट करना है। ठीक बात है। अब देखो रेसिमिक फॉर्म जो है वो मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, अभी जब हमने बात की थी कि रेसिमिक फॉर्म्स की या रेसिमिक मिक्सचर्स के जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल। क्या होती है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अगर आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई तो उनको सेपरेट कैसे किया जाता है, क्योंकि देखो सेपरेट करने के लिए हम या तो कोई फिजिकल मेथड काम में लेंगे या केमिकल मेथड काम में लेंगे, है ना। तो और अगर उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी तो उनको सेपरेट करने में हमको प्रॉब्लम होगी। तो क्योंकि इनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं तो इस वजह से हम इसको नॉर्मल मेथड के थ्रू या जो हमारे ऑर्डिनरी मेथड्स होते हैं उसके थ्रू हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमें कुछ स्पेशलाइज्ड मेथड यूज करने पड़ते हैं जिन मेथड्स के थ्रू हम इनको सेपरेट कर पाए। So there are lots of separation methods or resolution methods by which we can separate racemic mixture from their optical isomers. तो बहुत सारे हमारे पास में है, जैसे कि वो मैकेनिकल सेपरेशन मेथड हो सकता है, वो आपका प्रेसिपिटेशनल मेथड हो सकता है, वो बायोकेमिकल मेथड हो सकता है, या वो डायोस्टीरियोमर्स मेथड हो सकता है, प्रेसिपिटेशन मेथड हो सकता है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड हो सकते हैं, पेनेटिंग मेथड हो सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे रेजोल्यूशन मेथड्स हैं जिनसे हम रेसिमिक मिक्सचर्स को उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स में सेपरेट कर पाए। लेकिन हम कुछ सेपरेशन मेथड्स को यहाँ स्टडी करेंगे जो आपके सिलेबस के हैं। तो सबसे पहला आपका सेपरेशन मेथड है जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल रेजोल्यूशन मेथड। अब देखो मैकेनिकल रेजोल्यूशन मेथड क्या होता है, मैकेनिकली मतलब हम हाथ से उनको अलग करेंगे। तो सबसे पहले इसको पाश्चर ने यूज किया, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट जो क्रिस्टल्स थे जो रूम टेम्परेचर पर इजीली क्रिस्टल आउट हो जाते हैं और उनको मैकेनिकली उन्होंने अलग किया। तो आपको पता है कि क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग अलग होती है। जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा उसकी स्ट्रक्चर अलग होगी क्रिस्टल की, और जो लेवोरोटेटरी होगा उसकी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हम क्या करेंगे, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास आप जानते हो जो ज्योतिषी यूज करते हैं और देखने के लिए, है ना, वो बड़ा दिखता है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, वो छोटी चीज को आप बड़े फॉर्म में देख सकते हो। तो वो आप लोगे और फोर्सेप लोगे, एक चिमटी लोगे और बस उसको ऐसे देखते रहोगे और एक एक करके उस हाँ वो जो एक एक क्रिस्टल है उस क्रिस्टल को अलग अलग करोगे। तो अगर आपको 10 किलो दे दिया जाए तो पूरा एक जिंदगी हमें चाहिए उसके सेपरेशन मेथड में, ठीक है, क्योंकि हमको उसका एक एक छोटा छोटा जो क्रिस्टल जो है वो आपको उस चिमटी की सहायता से पकड़ना है और उसको अलग अलग करना है। तो ये मेथड जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन किसी जमाने में जब दूसरे मेथड्स हमारे पास में नहीं थे तब तो इन्हीं मेथड्स के थ्रू क्या करते थे, सेपरेशन करते थे या रेजोल्यूशन करते थे। बट ये बहुत टीडियस है, बहुत लेबोरियस मेथड है और बहुत बोरिंग मेथड है। तो और फिर दूसरा ये है कि हर क्रिस्टल रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टल
आउट होता भी नहीं है, हर कंपाउंड जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टल आउट होता भी नहीं है। कुछ तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर क्रिस्टल आउट होंगे तो उतना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ बहुत कम टेम्परेचर पर क्रिस्टल आउट होंगे तो आपको ठंडे कमरे में जाकर के बैठना पड़ेगा, कुछ गर्म वाले होंगे तो जहां पर आपको पता चला कि 200 डिग्री सेल्सियस पर वो हो रहा है और वहां 200 डिग्री सेल्सियस वाले कमरे में बैठ करके और आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के उसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसका हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो इसका नाम से ही पता चल रहा है, प्रेफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन मतलब प्रेफरेंस, मतलब हम खुद प्रेफरेंस, ऐसी कोई मेथड हम यूज करेंगे जिसमें हम क्रिस्टल को अपनी प्रेफरेंस के आधार पर, अपनी वरीयता के आधार पर, अपनी इच्छा के अनुसार उसको क्रिस्टल आउट वहां से कर ले। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं रेसिमिक मिक्सचर का। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, हमने रेसिमिक मिक्सचर लिया और उसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया कि अब सैचुरेटेड आपको मालूम ही है, जैसे आप चीनी में एक गिलास आपने चीनी ली, उसमें एक चम्मच चीनी मिलाई एक गिलास पानी में, फिर 2 चम्मच मिलाई, फिर 3 चम्मच मिलाई, तो अब इतनी मिला दी कि अब वो घुल ही नहीं रही, तो वो क्या हो गया, बिल्कुल संतृप्त विलयन तैयार हो गया। अब उसमें और कोई सॉल्यूट क्वांटिटी अब उसमें ऐड नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड मिक्सचर। तो हमने रेसिमिक मिक्सचर का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया और अब हम क्या करते हैं, जब वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका बन जाता है, अब हम उसमें क्या करते हैं, सीडिंग करते हैं। सीडिंग समझते हो, जैसे अभी आप देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके फादर फार्मर होंगे, है ना, किसान होंगे, तो आप क्या करते हो, बीज बोते हो, और जब गेहूं का बीज बोते हो तो जब 2 महीने 4 महीने बाद बाजरे की फसल हो जाती है या गेहूं की फसल होती है, वो गेहूं बोया है तो गेहूं की फसल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है, हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया रेसिमिक मिक्सचर का, और जिस एनाइंशियोमर को आपको अलग करना है, सेपरेट करना है, उसका प्योर क्रिस्टल लेकर के उसमें डाल देते हैं। आपने रेसिमिक मिक्सचर लिया, उसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया और मुझे चाहिए डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, तो मैं क्या करूंगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी का प्योर कंपाउंड का क्रिस्टल लूंगा और वो उसमें डाल दूंगा। जैसे ही मैं उसमें प्योर जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड डालूंगा, वैसे ही वो रेसिमिक मिक्सचर का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या करेगा, उस प्योर डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड की वजह से जो जितना भी उसमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड होगा वो क्रिस्टल आउट होना शुरू हो जाएगा, और तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो कंपाउंड है वो क्रिस्टल आउट नहीं हो जाता। तो देखो, आपने अपनी प्रेफरेंस के अनुसार कि आपको डेक्स्ट्रोरोटेटरी चाहिए था या लेवोरोटेटरी चाहिए था, उस हिसाब से आपने उसका क्या कर लिया, क्रिस्टल बना लिए या उसका क्रिस्टलाइजेशन करा लिया। मेरी बात समझ में आई उसमें या नहीं आई, मैं दोबारा किसी दूसरे तरीके से समझाऊं? सर दूसरे तरीके से। अच्छा, दूसरे तरीके से। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने ली चीनी और आपने लिया गुड़, दोनों मीठे होते हैं, ठीक है, और दोनों को मिक्स करके उस पानी में डाल दिया। अब आपके पास में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो गया रेसिमिक मिक्सचर का। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब चीनी भी है और गुड़ भी है, ठीक है। अब आप बोलते हो कि अरे ये तो दोनों मिक्स हो गए, मुझे तो चीनी चाहिए वापस, ठीक है। तो अब चीनी जब चाहिए वापस, तो आप क्या करोगे, आप चीनी का उसमें प्योर चीनी का एक टुकड़ा डालोगे और सारी की सारी चीनी क्रिस्टल जो है आउट होकर के अलग हो जाएगी और गुड़ जो है वो अलग हो जाएगा। तो आपको वो जो चीनी है वो मिल गई। मेरी बात समझ में आई? या इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझो, मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लो कि आपके पास में एक मेटल था आयरन, ठीक है, तो आयरन की बहुत सारी पिन थी और एक आपके पास पीतल की पिन्स थी। पिन समझते हो, ऑल पिन? यस सर। तो आपके पास में लोहे की पिन थी, आपके पास में कॉपर की पिन थी, और वो आपने एक कंपाउंड में एक उसमें डाल दी कमरे में, ठीक है, भर दिया पूरा। अब आप बोलोगे मेरे को तो लोहे की पिन वापस चाहिए, तो आप क्या करोगे, चुंबक लोगे, हाँ, है ना, और वो घुमा दोगे, तो जितनी भी लोहे वाली होंगी वो सब उससे चिपक जाएंगी, और जो दूसरी मेटल की है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता वो नहीं चिपकेगी। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो उस तरीके से हमारी हाँ, उस तरीके से हमारी
जो एक टाइप का जो कंपाउंड है वो अलग हो जाता है और दूसरे टाइप का जो कंपाउंड है वो दूसरे उसमें रह जाता है। तो दोनों कंपाउंड हमारे अलग अलग हो गए, दोनों आइसोमर हमारे अलग अलग हो गए। तो इस तरह के मेथड को हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन। अभी समझ में आया? यस सर। ओके, तो एक मेथड हमारे पास में ये है, और एक मेथड हमारे पास में होता है जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल रेजोल्यूशन मेथड। अब इसमें देखो बायोलॉजी भी काम में लेंगे और केमिस्ट्री भी काम में लेंगे। तो सबसे पहले इसको 1958 में पास्चर ने किया था, और उसने देखा कि कुछ बैक्टीरियाज और कुछ फंजाइज जो होते हैं, जो मोल्ड्स होती हैं, वो क्या करते हैं, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन लें रेसिमिक मिक्सचर का और उसके अंदर उसको डाल दें, तो देखो बैक्टीरिया या मोल्ड जो है वो कहीं ना कहीं से खाना जो है वो लेगा या नहीं लेगा? अपना खाना खुद तो बनाते नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं से लेते हैं। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया या मोल्ड अगर उसने आपने उसको रेसिमिक मिक्सचर में डाल दिया, तो वो एक तरह के जो वो है आपका, तो इसमें ये बैक्टीरिया या मोल्ड क्या करता है, जैसे मान लो कि आपने रेसिमिक मिक्सचर है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी का, उसमें आपने क्या डाल दिया, कोई बैक्टीरिया डाल दिया या कोई मोल्ड डाल दिया, कोई फंजाई डाल दी, तो वो फंजाई क्या करेगी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी को खा जाएगी क्योंकि वो उसका खाना है, उसका भोजन है, और लेवोरोटेटरी बचा रह जाएगा, वो उसको अच्छा नहीं लगता लेवोरोटेटरी। तो इस तरीके से हम लेवोरोटेटरी को अलग कर सकते हैं। कोई दूसरा बैक्टीरिया हम डाल देंगे, उसको लेवोरोटेटरी अच्छा लगता है, वो लेवोरोटेटरी को खा जाता है, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी वहां पे बचा रहता है, तो हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी को ले लेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक आइसोमर को प्राप्त करने के लिए या लेने के लिए हमें दूसरे की बलि चढ़ानी पड़ती इस वाले मेथड में, कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी अगर आपको लेना है तो लेवोरोटेटरी पूरा का पूरा कोई जो मोल्ड या बैक्टीरिया है वो खा देगा, और अगर आपको लेवोरोटेटरी लेना है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो है खा जाएगा, तब जाकर के आपको लेवोरोटेटरी मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये वाला मेथड जो है वो बायोकेमिकल रेजोल्यूशन मेथड है, जिसमें एक टाइप का आइसोमर दूसरे टाइप के आइसोमर से अलग होता है, जिसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया या फंजाई है वो एक आइसोमर को कंज्यूम कर लेता है या खा जाता है या नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और दूसरा वाला बचा हुआ रह जाता है। तो ये थोड़ा महंगा है कि भाई एक टाइप का जो सब्सटेंस है उसकी बलि चढ़ा करके आप दूसरे टाइप के सब्सटेंस को ले पाते हो। तो एक और बहुत अच्छा मेथड है जिसे हम बोलते हैं केमिकल सॉल्ट फॉर्मेशन रेजोल्यूशन मेथड, और ये सबसे बेस्ट मेथड है। इस मेथड में अगर हम कोई रेसिमिक मिक्सचर लेते हैं तो उसका जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म है, उसका जो लेवोरोटेटरी फॉर्म है, या जिसको हम दक्षिणावर्त घूर्णक अवयव है और वामावर्त घूर्णक अवयव है, दोनों को आप अलग अलग कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली करते क्या हो, क्योंकि आपको पता है कोई भी कंपाउंड जो है वो या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो अगर आप किसी रेसिमिक एसिड मिक्सचर को अलग करना चाहते हो तो आप ऑप्टिकली एक्टिव बेस का इस्तेमाल करोगे, और अगर आप किसी रेसिमिक बेस को अलग करना चाहते हो तो ऑप्टिकली एक्टिव एसिड का इस्तेमाल करोगे। मेरी बात समझ में आई सभी को? तो मान लो कि हम यहाँ पर एक कंपाउंड जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं टार्ट्रिक एसिड। ये हमारा रेसिमिक मिक्सचर है टार्ट्रिक एसिड का। डीएल हमने यहाँ लिखा हुआ है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी, हम इसको प्लस माइनस से भी दिखा सकते थे, हम इसको डीएल से भी दिखा सकते। अब क्योंकि ये एसिड है तो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, ऑप्टिकली एक्टिव बेस के साथ। बेस, अब देखो आपको मालूम है एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, लवण, सॉल्ट बनते हैं। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑप्टिकली एक्टिव बेस ले लिया, और ये हमारे पास में रेसिमिक एसिड था ही, और जब हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया यहाँ पे, और मान लो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव बेस था डी सिंकोनाइन बेस, है ना, डेक्स्ट्रोरोटेटरी सिंकोनाइन। तो क्या करेगा ये सिंकोनाइन डेक्स्ट्रोरोटेटरी टार्ट्रिक एसिड के साथ में और लेवोरोटेटरी टार्ट्रिक एसिड के साथ में अलग अलग सॉल्ट फॉर्म करेगा। कैसे सॉल्ट फॉर्म करेगा कि डी सिंकोनाइन डी टार्ट्रेट सॉल्ट फॉर्म करेगा और डी सिंकोनाइन एल टार्ट्रेट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर देखो डी और डी, इसलिए इसको हम बोलते हैं डी सॉल्ट, और यहाँ पर एल टार्ट्रेट है और डी सिंकोनाइन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डीएल सॉल्ट। मेरी बात समझ में आ रही है?
इतना समझ में आ गया कि आपने किसी एसिड को अलग करने के लिए किसी ऑप्टिकली एक्टिव बेस का इस्तेमाल किया और एक्टिव और बेस के कॉम्बिनेशन से आपने कोई लवण या सॉल्ट फॉर्म किया। ठीक है, तो ये हमारे पास में डीडी और डीएल सॉल्ट, दो टाइप के सॉल्ट मिल गए। अब देखो हर सॉल्ट की ये नेचर होती है कि उसकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, और जब सॉल्युबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी तो हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या कर लेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझते हो आप? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है जिसमें आप दो चीजों को दो अलग अलग चीजों के जो फ्रैक्शंस हैं उनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। एक का टेम्परेचर कितना है, एक का टेम्परेचर कितना है, मतलब दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, और दोनों का टेम्परेचर जब अलग अलग है और गर्म करोगे, एक 50 डिग्री पर वेपराइज हो जाता है तो उसको आप सेपरेट कर लोगे, एक 150 डिग्री पर जाकर के सेपरेट होता है तो वो वहीं बच जाएगा, और 50 डिग्री वाला पहला वेपराइज होकर के उसको आप सेपरेट कर लिया आपने। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपने इसको अलग कर लिया, तो यहाँ पर डीडी सॉल्ट अलग हो गया और जो डीएल सॉल्ट था वो अलग हो गया। जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लिया, अब आप क्या करोगे, किसी भी सॉल्ट का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो हाइड्रोलिसिस के दौरान वो क्या करेगा, वापस उस एसिड में कन्वर्ट कर देगा। किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस अगर आप करा दो तो जैसे कि मान लो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जैसे मान लो कि ये आपका HCl है और ये आपका NaOH है, ये एसिड है और ये बेस है, हाँ या ना? यस सर। अब इसकी कॉम्बिनेशन से बना क्या, इसके कॉम्बिनेशन से बना ये कि ये Na जो है उसने बना लिया NaCl और ये बन गया वाटर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे को केवल सॉल्ट से लेना देना है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर जो है वो सॉल्ट फॉर्मेशन मेथड है, और ये हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमने यहाँ पर इसको सेपरेट भी किया हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो यहाँ NaCl जो है वो पॉजिटिव वाला भी है और यहाँ पर नेगेटिव वाला भी है, ऐसा हम मान रहे हैं। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब जब आप NaOH का हाइड्रोलिसिस कराओगे, मतलब कि HOH के साथ में इसकी रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के साथ में इसको ट्रीट कराना। ठीक है, सो हमने वाटर के साथ में इसकी ट्रीटमेंट कराई, तो NaCl की जब रिएक्शन HOH के साथ में कराओगे तो क्या होगा, ये बनेगा NaOH और HCl, यही बनेगा ना। तो वापस से हमें क्या मिल गया, हमारा एसिड मिल गया। तो जो DD था ये मतलब डी टार्ट्रेट था, इस डी टार्ट्रेट ने तो बना लिया डी टार्ट्रिक एसिड, और जो L टार्ट्रेट था उसने बना लिया L टार्ट्रिक एसिड, और जो D-सिनोनाइन का जो था वो उसने उसका हाइड्रोजन लेकर के वापस से क्या बना लिया, ऑप्टिकली एक्टिव D-सिनोनाइन बेस फॉर्म कर लिया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो D फॉर्म है और जो L फॉर्म है वो अलग अलग सेपरेट फॉर्म में मिल जाती है। मेरी बात समझ आई सभी को? यस सर। ओके, तो इस तरीके से ये केमिकल सॉल्ट मेथड है, जिस केमिकल सॉल्ट मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक बात? तो ये सारे के सारे कुछ सेपरेशन मेथड्स थे, जिन सेपरेशन मेथड से हमने इनको अलग अलग किया। ओके,